So hello everyone, this is the next lecture of the PFO series and इसके पहले हमने जो है बहुत सारे एक्ट्स देख रखे हैं। हमने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे EPF एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसके अलावा ग्रेजुइटी जो है वो हमने देख रखा है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट और यहाँ से जो है वो सवाल जो है वो हर साल जो है वो लगभग बनते हैं। सी ठीक है। सो वी हैव टू रीड दिस इन ग्रेट डिटेल्स, हमें इन्हें थोड़ा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 स्टार्ट कहाँ से हुआ? सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान जो इंजर्ड वर्कर्स होते थे, दे बोर द बर्डन विदाउट कंपनसेशन ड्यू टू हार्श लीगल डॉक्ट्रिन्स। सो जो इंजर्ड वर्कर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा कंपेंसेशन या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा बर्डन सहना पड़ता था, क्योंकि कोई कंपेंसेशन था नहीं उस वक्त। तो आपका जो है वो फैक्ट्री में काम करते करते एक पैर चला गया या एक हाथ चली गई, तो उसके कारण होता क्या था कि जो वो व्यक्ति तो सफ़र करता ही था, साथ में उसकी फैमिली भी सफ़र करती थी। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ये इशू जो है वो सबसे पहले सामने आया और जर्मनी बिकेम दी पायोनियर इन दी मेकिंग ऑफ दी फॉर्मल लॉज। तो कंपेंसेशन जैसा एक फॉर्मल कंपेंसेशन के लिए एक फॉर्मल लॉ बनाने का काम जो है वो सबसे पहली बार जो है वो जर्मनी ने किया। अराउंड 1870s 1880s के दौरान जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। क्योंकि प्रशिया जो है वो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था और प्रशिया जो है वो आज के समय तो जर्मनी का ही पार्ट है, लेकिन एक समय पर जो है वो प्रशिया जो है वो बेसिकली पार्ट था ऑफ दी प्रशिया जो है वो अलग था, बट नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ दी जर्मनी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ दी जर्मनी। तो आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि EPF एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, या फिर मैं बोलूँ इसके अलावा जो ग्रेचुइटी एक्ट है, इन सभी में ज़्यादातर एक्ट्स में जो है वो जर्मनी ही पायोनियर रहा है। सो जर्मनी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन मैनी सच एक्ट्स, ठीक है। वहाँ लागू करने वाली सबसे पहली कंट्री बनी थी। लेकिन यूके जो है ग्रेजुअली यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने जो है वो जर्मनी का जो है वो मॉडल जो है वो उन्होंने कॉपी किया और उसी के सिमिलरली एक कंपनसेशन एक्ट बनाया। जैसे यूके का वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1897 में ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना और ये इंडिया में भी लागू था कुछ समय के लिए, ठीक है। 1911 में विस्कॉन्सिन लॉ भी एक तरह से कंपनसेशन का ही एक तरह से कानून बनाया गया था कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है। सो दीज टू एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, they introduced no fault system providing medical and wage loss benefits। medical benefits भी आपको मिलेंगे और वेज लॉस बेनिफिट्स जो आप डेली वेज कमाते थे वो आप नहीं कमा पा रहे हो, सो दैट वेज लिमिट बेनिफिट्स वेज लॉस बेनिफिट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड व्हाइल लिमिटिंग एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी भी इसमें लिमिट की गई कि यानी सब सारा का सारा जिम्मा जो है वो एम्प्लॉयर पे नहीं डालना है, ठीक है। एम्प्लॉयर के साथ साथ जो है वो सरकार भी कुछ हेल्प करेगी। सो दैट्स वाई दीज टू एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। और अभी के समय जो है वो मॉडर्न रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो लॉज जो है वो काफ़ी अभी ब्रॉडन हो गए हैं। इसमें बेसिकली ऑक्यूपेशनल डिजीज और रिहैब बेसिकली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। सो ये सब जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं और रिहैब्स हैं इनको भी शामिल किया गया है इन दी कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। फोकस एरियाज पहले जो है वो फिजिकल हेल्थ हुआ करता था, नाउ फोकस एरिया हैज ऑल्सो स्प्रेडेड टू मेंटल हेल्थ एज वेल एज द इंजरी प्रिवेंशन एंड बैलेंसिंग फेयरनेस विद सिस्टम्स एफिशिएंसी। सो अभी फोकस एरिया भी जो है वो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ब्रॉड हो गया है। इंडियन सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो हो गया वर्ल्ड का। नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेरियो, तो इंडिया में बेसिकली क्या सिनेरियो है, कब से स्टार्ट हुआ या इसकी हिस्ट्री क्या है। सो एज यूके वाज दी कॉलोनी, इंडिया की कॉलोनी थी यूके। सो वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट जो यूके का है दैट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 1923 में सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बनाया गया एंड दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल लॉ ऑफरिंग कंपनसेशन फॉर वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड डेथ, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल लॉ फॉर इंडिया, ठीक है। इसके बाद जो है आज़ादी मिली हमें और आज़ादी के बाद जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो बनाया गया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है इसने सोशल सिक्योरिटी को एक्सपेंड किया, मेडिकल बेनिफिट्स देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, इंश्योरेंस बेनिफिट्स देने का काम जो है इस एक्ट ने किया। सो इट एक्सपेंडेड इट ब्रॉडेंड दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स,
ठीक है। इसके अलावा हमने ईपीएफ एक्ट 1952 के बारे में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर। ईपीएफ एक्ट 1952, इसमें हमने देखा था 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, दूसरा है पेंशन फंड एंड तीसरा है ईडीएलआई, दैट इज एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमने ग्रेट डिटेल्स में उस लेक्चर में देख लिया था ऑलरेडी। सो ईपीएफ एक्ट 1952 ये भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। देन इन 2007 एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट जो है वो बनाया गया। बेसिकली ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो था, यही वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से ही जो है इसका नाम बदलकर बेसिकली एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट रख दिया गया। और कुछ प्रोविजंस भी चेंज किए गए, इसके प्रोविजंस को एक्सपैंड किया गया। ठीक है। सो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 2007 इज ऑल्सो दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्वियसली जो भी एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव वही कंपनसेशन देना। सो मैंडेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनसेशन बाय स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स। स्पेसिफाइड क्लास मतलब एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स ही उसको उस पेंशन के लिए, या पेंशन नहीं, उस बेसिकली कॉम्पेंसेशन के लिए जो है वो बेसिकली देता है, मतलब वो लायबल है टू देयर एम्प्लॉयज फॉर इंजरीज सस्टेन्ड ड्यू टू एक्सीडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई भी इंजरी या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डेथ होती है, तो उस केस में जो है वो कंपेंसेशन जो है वो देना पड़ेगा किसको, वो एम्प्लॉयर को। ठीक है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। नाउ ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हमें पता है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया का काफ़ी बड़ा है। तो इनफॉर्मल सेक्टर चूँकि इंडिया का काफ़ी बड़ा है, सो इसीलिए बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होते हैं। और चूँकि इतना बड़ा देश है तो इसे कंट्रोल हर जगह पे जाकर चेक करना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका भी, लिमिटेड स्कोप तक फैला हुआ है, पर इसे जो है वो एक्सपैंड किया जा सकता है। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्स, तो बेसिकली 3 शेड्यूल मेंशन्ड है इन ईपीएफ एक्ट में, सॉरी नॉट ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 में 3 प्रोविजंस मेंशन्ड है। यहाँ मैंने 1923 क्यों लिखा है, क्योंकि यही वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 को ही एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट जो है वो बनाया गया। तो ऑल्दो 2007 में ये एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बना, पर ये पहले से मौजूद था। सो दैट्स व्हाई वी से इट इज इन 1923। नाउ टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्स, तो 3 शेड्यूल इसमें आते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तीनों में जो है वो अलग अलग चीजें बताई गई हैं। शेड्यूल 1 में जो है वो इंजरीज और डिजीज दैट आर कंसिडर फॉर कंपेंसेशन। कौन कौन सी इंजरीज और कौन कौन सी डिजीज जो है वो कंपेंसेशन के लिए कंसिडर की जाएंगे। ठीक है। हर इंजरी को कंपेंसेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, हर डिजीज को नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी पार्ट्स बने हुए हैं। अंडर शेड्यूल 1 देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए जो है वो बेसिकली इट गिव्स परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अंडरलाइन दिस, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा इसे हम लोग जान लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसे मेंशन किया हुआ है। तो पार्शियल 2 तरह की डिसेबलमेंट होती है। ठीक है। एक होता है पार्शियल डिसेबलमेंट और एक होता है टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है। पार्शियल डिसेबलमेंट में भी 2 तरह की होती है, टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है। टोटल डिसेबलमेंट में भी 2 तरह की हैं, टेम्पोररी एंड परमानेंट। सो बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ, डिसेबलमेंट 2 तरह की होती है, एक पहले तो पार्शियल डिसेबलमेंट और एक है टोटल डिसेबलमेंट। ये पार्शियल डिसेबलमेंट भी जो है वो 2 तरह के होते हैं, टेम्पररी पार्शियल एंड परमानेंट पार्शियल। दिस टोटल डिसेबलमेंट इज ऑल्सो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एंड पार्शियल टोटल टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट 1 by 1। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है, इजी है, समझ में आ जाएगा। पहले तो पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है। टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट जो है वो, इसमें बेसिकली कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उससे होता क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी जो है वो उस एम्प्लॉय की जो है वो कम हो जाती है। सपोज उनके दोनों हाथ पे जो है वो कट्स लग गए। ठीक है। उसके हाथ जो है वो कट गए, कि छोटे से हाथ जो है वो कट लग गया, पूरा हाथ नहीं गया है, हाथ जो है वो उसमें कट लग गया। तो और उसका जॉब जो है वो लिखने पढ़ने का जॉब है। ठीक है। अकाउंटेंट के या फिर जो है वो लेखा जोखा करने वाले, ऑडिट करने का जॉब है। नाउ हाउ ही विल डू दैट वर्क, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके दोनों हाथ में क्या हो गया, कट हो गए हैं। सो इसलिए इसमें जो है टेम्पररी का मतलब क्या है, इट रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द होम एम्प्लॉय।
जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है जब एक्सीडेंट होता है, लेकिन चूंकि ये टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब वो आगे रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली पार्शियल डिसेबलमेंट है और पार्शियल में भी क्या है, टेम्पररी है, ठीक है। एक होता है पार्शियल डिसेबलमेंट विच इज परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जब सपोज अंगूठा ही चला गया, लॉस ऑफ थंब, तो अब अंगूठा तो वापस ग्रो नहीं करेगा, सो इससे क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलमेंट बट परमानेंट, यानी कि वो पार्शियली डिसेबल्ड है, टेम्पोररी डिसेबल्ड नहीं है, वो पार्शियली डिसेबल्ड है, लेकिन चूंकि उसका अंगूठा चला गया है, सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है। सो परमानेंट डिसेबलमेंट में भी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो घट जाती है एम्प्लॉय की, और बेसिकली इसमें जो है वो परमानेंट नेचर होता है उसका, जैसे लॉस ऑफ थंब जैसे मैंने बताया, यानी कि थंब जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है। टोटल डिसेबलमेंट जो है उसमें भी जो है वो दो तरह की होती है। टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है, डिसेबलमेंट आइदर टेम्पोररी और परमानेंट, दो तरह की, टेम्पोररी एज वेल एज परमानेंट, जैसे यहाँ पर भी, दैट इनकैपेसिटेट्स एन एम्प्लॉय फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑल वर्क दे वर केपेबल एट दैट टाइम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो उस टाइम के लिए, जब एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम के लिए उसके कुछ दिन तक जो है वो बेसिकली काम नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता, यहाँ पर अंगूठा गया है, सो ही कैन डू सम वर्क, सम काइंड ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है कि टोटली ही इज डिसेबल्ड, जो भी एम्प्लॉय उस टास्क को परफॉर्म कर रहा था वो अब उस टास्क तो छोड़ो, वो कोई दूसरा टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हियर रिटन इनकैपेसिटेट्स एन एम्प्लॉय फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑल वर्क दे वर केपेबल ऑफ एट दैट टाइम। वो जो भी काम कर सकते थे उस वक्त, उसमें से कोई भी काम जो है अब नहीं कर सकते। दो तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट में क्या है, ब्रोकन हैंड, एक हाथ ही टूट गया है, तो हाथ टूट गया है लेकिन ये टेम्पररी है, बट आगे जाके हाथ ठीक होगा, बट 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए जो है वो पूरी तरह से डिसेबल हो गया है, दैट इज कॉल्ड टोटल डिसेबलमेंट, ही इज टोटली डिसेबल्ड राइट नाउ। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है कि लॉस ऑफ ए हैंड और फुट, अगर उसका हाथ चला गया है या फिर पैर जो है वो चला गया है परमानेंटली जो है वो कट गया है किसी मशीन से, तो उसे कहते हैं हम लोग परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। तो उसका पैर हाथ जो है वापस आने वाला है नहीं, सो दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड टोटल डिसेबलमेंट एंड वी आर सेइंग इट परमानेंट, ठीक है। तो पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट जो है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कम हेयर राइट बैक टू दी शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में बेसिकली पहली बात क्या कहता है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब क्या है, एक तो परमानेंट है और दूसरा टोटल है। याद कीजिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है एक जो है हाथ कट गया, पैर कट गया, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो उस केस में व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, वो शेड्यूल 1 के पार्ट ए में मेंशन्ड है, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज फॉर ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ये शेड्यूल 1 के पार्ट बी में मेंशन्ड है। दैट मींस परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब अंगूठा चला गया, ठीक है, तो अंगूठा चला गया, सो दैट मींस ही इज पार्शियली डिसेबल्ड बट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। सो उसके लिए जो है वो कितना परसेंटेज उसकी अर्निंग कैपेसिटी का उसे मिलेगा, उसे जो है वो नौकरी से जो है बेसिकली ऐसे नहीं बेसिकली हटाया नहीं जाएगा इस तरह से, उसे कंपेंसेशन जो है वो दिया जाएगा पार्ट बी में। पार्ट सी, लिस्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या फिर लेड इंडस्ट्री हो गई, उस केस में जो है वो कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है वो आने का खतरा रहता है कि वहाँ पर जो है वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लंग्स में या उनके स्किन जो है वो डेली कॉन्टैक्ट्स में जो है वो हार्मफुल केमिकल्स के आती रहती हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस, या फिर जो सिलिका से होता है, या एस्बेस्टोसिस, या जो एस्बेस्टस बेसिकली जो कंपनी में काम करते हैं उनको ये सब बीमारियां जो है होती हैं। लेड पॉइजनिंग, जो लेड की फैक्ट्री में काम करते हैं, लेड पॉइजनिंग जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। सो दैट्स वाई पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, दीज आर द 3 पार्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द Compensation Act 1923, Employees Compensation Act 1923. Now talking about Schedule 2. अब Schedule 2 की बात करते हैं. What is Schedule 2? What is written in Schedule 2? Schedule 2 में basically occupation की list दी हुई है. List of occupations और categories of workmen covered in this act. अब कौन कौन से occupations जो है वो या कौन कौन से कर्मचारी जो है इस एक्ट में आएंगे. So all employees working in railways, employees working in docks यानी कि जो बंदरगाह पर काम करते हैं, working in शिप्स में जैसे कैप्टन्स हो गए, वाइस कैप्टन्स हो गए, है ना, शिप्स में जो है वो सेलर हो गया, एंड ट्रांसपोर्ट, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दी दीज आर द ऑक्यूपेशंस व्हिच आर कवर्ड इन द शेड्यूल 2 ऑफ द
कंपनसेशन एक्ट। वर्कर्स इन माइंस, जो माइंस में काम कर रहे हैं, जो ऑयल फील्ड्स में, क्वेरीज में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर्स हो गए, दे आर ऑल्सो कवर्ड। इन वर्कर्स इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीनरी, एक्सप्लोसिव्स और हजार्ड केमिकल्स, है ना, तो इसे भी जो है वो कवर किया जाएगा ऑब्वियसली। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स में जो काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स में जो काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो सभी चीज़ों में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी जो है शेड्यूल 2 में वो काउंट किया जाएगा। एंड द एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन स्पेसिफिक हाजार्डस प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, तो एग्रीकल्चरल वर्कर जो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है वो उसे जो है उसे भी जो है वो कंपनसेशन एक्ट 1923 में कवरेज मिला है। पर चूंकि बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनफॉर्मल होती है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल एक तरह से जो है वो है, गवर्नमेंट के पास उनका डेटा नहीं है, तो इसी कारण से ये थोड़ा सा जो है वो साइडलाइन हो जाती है। बट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज वर्कर्स, दीज आर दी ऑक्यूपेशंस और कैटेगरीज ऑफ वर्कमैन अंडर कवर्ड अंडर दिस एक्ट इन शेड्यूल 2। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ए एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है कौन? तो एम्प्लॉय कोई भी रोल, कोई भी पर्सन जो कि शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइड है, कोई भी रोल में है, ड्राइवर हो, सेलर हो, कैप्टन हो, या फिर इंडस्ट्री में कोई काम करने वाला वर्कर हो, है ना, या फिर कोई भी एक जो भी शेड्यूल 2 में कवर्ड है, दैट इज कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज डेफिनेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट? अब डिपेंडेंट ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉय इंक्लूड्स, डिजीज्ड एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो उसके जो उसके अंदर में जो डिपेंड कर रहे थे उसकी भी एक डेफिनेशन दी हुई है कि भाई सबको डिपेंडेंट में नहीं लेंगे। किन्हें लेंगे? एक तो जो उनकी विडो है, जिनकी वाइफ जो है विडो हो गई, तो उनको लेना पड़ेगा। सेकंड इज माइनर, माइनर जो है अगर लेजिटिमेट सन है या फिर अडॉप्टेड भी है तो भी उसे जो है वो डिजीज्ड एम्प्लॉय के डिपेंडेंट के तौर पर माना जाएगा। अनमैरिड डॉटर है या लेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर है, सो दैट इज ऑल्सो काउंटेड। विडोड मदर, अगर मदर है लेकिन मदर के हस्बैंड नहीं है, यानी कि बेसिकली उनकी जो वी कैन से दैट बच्चा है लेकिन वो हस्बैंड जो है उनका नहीं है। ठीक है। इन्फॉर्म सन डॉटर ओवर 18 ईयर्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉय, जो है ना, जो सन और डॉटर जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट थे, 18 ईयर्स के ऊपर है लेकिन वो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट थे पूरी तरह से, बट वो एम्प्लॉय नहीं रहा तो उसे कंपनसेशन जो है वो उनके फैमिलीज को मिलेगा। या एनी अदर रिलेटिव होली और पार्शली, पूरी तरह से या फिर कुछ पार्शली में, डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के टाइम जो है वो उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट था, ये सब जो है वो सब डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे। नाउ व्हाट इज एन एम्प्लॉयर? हु इज एन एम्प्लॉयर? तो एम्प्लॉयर बेसिकली एनी पर्सन एम्प्लॉइंग वर्कर्स, एनी पर्सन एम्प्लॉइंग वर्कर्स का मतलब है ये कोई मैनेजिंग एजेंट भी हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने अंडर मैनेजर रखता है, तो एम्प्लॉयर बहुत बार क्या होता है इस एरिया में नहीं होते हैं, सो in that area that managing agent is the employer, we can say that. Legal representatives of the deceased employer, so लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर की डेथ हो गई है, तो हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एट दैट टाइम एम्प्लॉयर। ठीक है। इन केस ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, द पर्सन फॉर हुम द एम्प्लॉय वर्क्स और हैड वर्कड, तो एक टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में, जैसे टेम्पररी मतलब जैसे कि जो महीने में जो है वो कुछ महीने काम होता है, सो और दूसरी बात की उसे बाद में जो है वो परमानेंटली रखा जाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में जो जिस व्यक्ति के अंदर वो काम कर रहा है, दैट पर्सन विल बी दी एम्प्लॉयर। ठीक है। देन अबाउट वेजेस, व्हाट अबाउट वेजेस? वेजेस का क्या मतलब है? ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग पर्क्स, इंक्लूडिंग पर्क्स, दैट इज कॉल्ड वेजेस। जो भी ट्रैवल अलाउंसेस हैं, कंसेशंस हैं, सेविंग फंड्स है, या इस तरह की कोई भी चीजें हैं जो पर्क्स के अलावा है, दैट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, that will be excluded, not be included. ठीक है। So that is the definition of the wages under the Employees Compensation Act 1923. तो wages की definition, employer की definition, employee की definition सब में दी हुई है, लेकिन सब में जो है वो थोड़े चेंजेस करके दिए हुए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कमिश्नर, तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने तरफ से, दे मे अपॉइंट ए पर्सन, ए ऑफिशियल विथ लीगल या जुडिशियल बैकग्राउंड, या फिर ऑफिसर्स फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट, और इन ऑफिसर को क्या कहा जाता है? कमिश्नर। ठीक है। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, या तो वो लीगल बैकग्राउंड का होगा या जुडिशियल बैकग्राउंड का, या लेबर डिपार्टमेंट में वो ऑलरेडी काम कर रहा है, एंड बेसिकली दैट कैन ऑल्सो बी दी कमिश्नर।
Their functions within their notified jurisdiction, often one for each district or industrial areas. So एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कमिश्नर्स, तो वो कमिश्नर जो है वो उनका एक jurisdiction एरिया होता है, jurisdiction के अंडर में वो काम करते हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक होगा, या अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है या फिर कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, सो इट कैन बी मोर देन वन. सो कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब कमिश्नर का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कमिश्नर? सो सबसे पहला रोल तो है सेटलर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लाइबिलिटी ऑफ कंपनसेशन. तो कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए, ये लेकिन दे नहीं रहा है, सो दैट डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय द कमिश्नर. अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अगर अमाउंट में कुछ गड़बड़ है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि नहीं ये इतना ही अमाउंट है, लेकिन एम्प्लॉय कह रहा है नहीं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उस केस में डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा? कमिश्नर. ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट. डिसेबलमेंट जो है उसकी ड्यूरेशन और एक्सटेंट में अगर कोई किसी तरह की डिस्प्यूट आती है, सो दैट विल ऑल्सो बी दी that will also be settled by the commissioner. ठीक है. सेकंड थिंग इज दैट दे इंश्योर टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंपेंसेशन केसेस. जितने भी कंपेंसेशन केसेस हैं 3 महीने के अंदर जो है विदिन 3 months ऑफ रेफरेंस के 3 महीने के अंदर उस कंपेंसेशन केस को जो है वो डिस्पोज करना है उस कमिश्नर को. ठीक है, तो ये एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, दिस टाइम पीरियड. ठीक है. एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग रिकवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन. एनफोर्स दी प्रोविजन, जहां पर ये प्रोविजन लागू नहीं होता है वहां पर जो है ये प्रोविजन जो है वो लागू करना है, इंक्लूडिंग रिकवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी कंपेंसेशन. तो ये कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो इन्फोर्स कर सकता है इस एक्ट के प्रोविजंस को. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द कमिश्नर. तो कमिश्नर के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. बेसिकली ही एक्ट एज सिविल कोर्ट, तो उसके पास जो है वो कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं. ही कैन समन मतलब बुलाना, किसी भी जो है वो कोई भी विटनेस को जो है वो बुला सकता है और उसे एग्जामिन कर सकता है. ही कैन कलेक्ट एविडेंस, he can enforce the medical examinations और recover due as, यहाँ कॉमा होगा, recover due as arrears of the land revenue. जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के टर्म्स में जो है वो जो अरियर्स जो है बकाया जो है उनका है वो लैंड रेवेन्यू के तर्ज पर जो है वो उसे रिकवर कर सकते हैं. डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स, ये मैंने पहले ऑलरेडी समझाया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू. डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स टू डिपॉजिट कंपनसेशन विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. ठीक है, एम्प्लॉयर्स ने अगर नहीं दिया है कंपनसेशन तो उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगाने के पावर्स जो है वो कमिश्नर के पास होते हैं. सो दैट वाज द पावर ऑफ द कमिश्नर. नाउ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन. व्हेन विल बी द एम्प्लॉयर लाइबल फॉर द कंपनसेशन? द एम्प्लॉयर मस्ट कंपनसेट एन एम्प्लॉय इंजर्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. पहली बात तो कंपनसेशन देना है अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसे चोट लगी है, सो कंपेंसेशन वुड बी गिवन. बट किस टाइम पर कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है? जब इंजरीज जो है वो बेसिकली 3 दिन या 3 दिन से कम के लिए जो है वो हुई है. हल्का सा जो है हाथ में कट लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन अगर छुट्टी ले लो तो 3 दिन का तुम्हें जो है वो कंपेंसेशन मिलेगा, नहीं. दैट विल बी नॉट टेकन एज द नॉट बी ग्रांटेड फॉर द कंपेंसेशन. तो 3 दिन जो है वो 3 दिन या 3 दिन से कम का अगर छुट्टी बेसिकली लिया जाता है बाय द एम्प्लॉय, देन इट विल नॉट बी काउंटेड एज फॉर द कंपेंसेशन. इंजरी नॉट कॉजिंग डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. अगर कोई इंजरी होती है लेकिन उस इंजरी से डेथ नहीं होती है या कोई परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं होता है और वो इंजरी या तो दारू पीने से हुई है या फिर विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ सेफ्टी रूल्स या फिर टेम्परिंग ऑफ द सेफ्टी डिवाइसेस से हुई है, तो उसमें जो है वो एम्प्लॉयर कंपेंसेशन जो है वो नहीं मिलेगा. एक एक करके बात करते हैं. बहुत बार क्या होता है कि वर्क प्लेस पे जो है वो बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करके या ड्रग के इन्फ्लुएंस में जो है वो आकर काम करते हैं और उनको चोट लग जाती है. लेकिन अगर उनको उस चोट से डेथ नहीं हुई है या उस चोट से उनको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है, यानी कि पैर हाथ जो है वो सलामत है, देन ही विल नॉट गेट दी कंपेंसेशन. ठीक है, क्योंकि उसकी गलती है इस केस में. विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ सेफ्टी रूल्स. अगर कोई वर्कर जानबूझकर विलफुल डिसोबीडियंस जानबूझकर डिसोबे करता है सेफ्टी रूल्स को, अगर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है और उसने जो है वो बेसिकली हेलमेट नहीं पहना है या उसने जो बेसिकली ग्लव्स नहीं पहना है, तो उस केस में उसने सेफ्टी रूल्स को जो है वो वायलेट किया है. और उस केस में अगर उसे जो है वो बेसिकली अगर उसकी डेथ नहीं होती है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं होती है, कुछ और होता है, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट भी हो जाता है या फिर पार्शियल टेम्पररी डिसेबलमेंट भी हो जाता है, तो उस केस में उसे कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलेगा. टेम्परिंग विद द सेफ्टी डिवाइसेस नोइंगली.
जानबूझकर जो है वो सेफ्टी डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ करना, हेलमेट जो है वो उसका जो बैंड होता है बांधने वाला उसे निकाल दिया है, ठीक है, या फिर जो है ग्लव्स जो है वो बेसिकली जो है उसने उसे काट दिया है, तो इस केस में जो है वो अगर उसने सेफ्टी डिवाइसेस के साथ टेम्परिंग की है तो उस केस में भी कंपनसेशन जो है उसे नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर उसने टेम्परिंग की और टेम्परिंग से उसकी डेथ हो गई या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, देन ही विल बी लायबल फॉर दी कंपनसेशन, ठीक है। देन थर्ड, इफ एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स एन ऑक्यूपेशनल डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल थर्ड। अभी हम देखेंगे शेड्यूल थर्ड क्या है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 क्या है इसे थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है एक ऑक्यूपेशनल डिजीज के बेसिकली वी कैन से दैट ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाता है उस एम्प्लॉय को, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसने काम किया, उससे ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया, लिस्टेड इन शेड्यूल 3 A, B, C for their job types, it is treated as an accidental injury। तो उसे accidental injury जो है वो माना जाएगा, जो कि उसे एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसे जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है वो मिली है। ऑब्वियसली प्रूफ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो है वो उसे प्रूफ साबित करना पड़ेगा कि यस मुझे ये बीमारी पहले से नहीं थी एंड ड्यूरिंग द वर्क आई गॉट दिस बेसिकली डिजीज, सो एट दैट टाइम ही विल बी लाइबल फॉर द कंपेंसेशन, ठीक है। नाउ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपेंसेशन एक्ट 1923। तो शेड्यूल 1 हमने देखा जिसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डिजीज दी हुई है कि लिस्ट ऑफ डिजीज एंड लिस्ट ऑफ इंजुरीज दी गई हैं, ठीक है। शेड्यूल 2 में जो है वो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन दिए गए हैं या वर्कर्स दिए गए हैं कि कौन कौन से इसमें कवर्ड है। थर्ड शेड्यूल यानी कि एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट का तीसरा शेड्यूल में बेसिकली 3 पार्ट्स है। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ ना लिस्टेड इन शेड्यूल 3 A, B, C। अब ये A, B, C क्या है इसे देखते हैं। तो पार्ट ए, डिजीज स्पेसिफिक टू सर्टेन ऑक्यूपेशन। तो पार्ट ए में बेसिकली उन डिजीज को कवर किया गया है जो बेसिकली दे आर कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज एंगेज्ड इन सच वर्कर्स लाइक इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीज, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर्स, लाइक इन कोरोना में क्या हुआ था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी जो है वो कोरोना जो है वो हो गया था, ठीक है। उनको बचाने के कारण बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचाया पर अल्टीमेटली जो है उन्हें भी जो है वो कोरोना हो गया। सो दैट विल बी कवर्ड अंडर द पार्ट ए, ठीक है। पॉइजन बाय लेड, या उसे जो है लेड बेसिकली लेड पॉइजनिंग हो गई है या मरकरी पॉइजनिंग हो गई। बहुत सारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में जो है ये केमिकल्स का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो स्टोरेज नहीं होता है या फिर वर्कर बार बार उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे लेड पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो हो सकती है। या डिजीज बाई कॉज बाई कंप्रेस्ड एयर से वो जो है वो बीमार पड़ गया और उसे जो है वो डिजीज हो गई, देन दैट विल बी कवर्ड अंडर द पार्ट ए। इसका मतलब उसे कंपेंसेशन जो है वो शेड्यूल 3 अंडर पार्ट ए ऑफ द एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923 के तहत मिलेगी। सेकंड इज पार्ट बी। पार्ट बी में उन डिजीज को कवर किया गया है दैट रिक्वायरिंग लॉन्गर एक्सपोजर। तो यानी कि वो इंसान जो है वो बेसिकली बहुत लंबे समय तक जो है वो उस फैक्ट्री में रहा, काम किया उसने और वो लंबे समय के दौरान जो है सो धीरे धीरे वो बीमारी जो है वो हुई है। So some disease they occur after a very long period of employment in hazardous occupation। तो ये शॉर्ट वाले हैं, ये सब बेसिकली शॉर्ट तुरंत जो है वो इन्फेक्शियस, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज बहुत जल्दी फैलता है या पैरासिटिक डिजीज बहुत जल्दी फैलता है, पर कुछ लॉन्ग टर्म या डिजीज होते हैं विच ऑकर इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन hazardous occupations लाइक न्यूमोनिया बेसिकली जो है वो होता है, ठीक है। अगर सिलिका से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो उसे सिलिकोसिस हो सकता है ना। इस अगर कॉटन डस्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है उसकी एग्रीकल्चरल वर्कर हो सकता है तो उसे बेसिकली बाइसिनोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल अस्थमा, अगर वहाँ पर जो है बेसिकली उससे जो है पॉल्यूटेंट्स उसके नाक में जो है वो जा रहे हैं, दैट मे लीड टू दी ऑक्यूपेशनल अस्थमा। सो दैट डिजीज विच रिक्वायर लॉन्गर एक्सपोजर विल बी कवर्ड अंडर द पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल 3। नाउ पार्ट सी ऑफ दिस शेड्यूल 3 कवर्स अदर ऑक्यूपेशनल डिजीज। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के छोड़कर जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज बचा दैट विल बी कवर्ड अंडर पार्ट सी। सो डिजीज इन दिस पार्ट रिक्वायर बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोजर टू बी प्रूवन इन दी ऑर्डर टू क्लेम कंपेंसेशन। इस पार्ट में जो है वो बेसिकली दोनों दिखाना होगा, एम्प्लॉयमेंट आपने किया बेसिकली और एक्सपोजर जो है वो आपका हुआ, दैट विल बी प्रूवन। जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक जो है वो कंपेंसेशन आपको नहीं दिया जाएगा। सो देयर इज नो ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन, पहले से नहीं मान के चला जाएगा अनलेस प्रूवन। लाइक फॉर एग्जांपल स्किन डिजीज फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इस फैक्ट्री में ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करता था और फैक्ट्री में चूंकि मेरे जो है वो ये केमिकल एक्सपोजर से जो मुझे है ये स्किन डिजीज हुआ है, दैट विल बी प्रूवन फर्स्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर कॉज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो है वो रेडिएशन जो है, जैसे कोई
यूरेनियम के फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, यूरेनियम माइंस में काम कर रहा है, तो यूरेनियम माइंस में बेसिकली वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा होने के कारण चांसेस है कि उसे कैंसर हो जाए। सो दैट ही हैज़ टू प्रूव फर्स्ट, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट ड्यू टू नॉइज़, बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर जो है वो आवाज़ होता है, उसके कारण उसे हेयर लॉस जो है वो हो गया। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है ये उसे उसी कारण से हुआ, ही हैज़ टू प्रूव दैट। सो अदर ऑक्यूपेशनल डिजीज आर कवर्ड अंडर द पार्ट सी, एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर एंड शॉर्ट टर्म एक्सपोजर डिजीज जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में जो है वो आते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, कितना अमाउंट जो है वो मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर डिजीज इंजर्स रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, अगर इंजरी से उसकी डिजीज हुई है, सो इसका मतलब 50% ऑफ वेज, मंथली वेज सपोज उसकी जो है वो 25,000 है, 25,000 50% ऑफ 25,000 ऑफ डिजीज मल्टीप्लाइड बाई दी रेलेवेंट फैक्टर। अब ये रेलेवेंट फैक्टर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी वहाँ पर दिया रहेगा। अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग एज लिमिट्स के लिए अलग अलग रेलेवेंट फैक्टर्स होता है, तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइडेड रहेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा, ये जो 50% ऑफ 25,000 इंटू रेलेवेंट फैक्टर, और रेलेवेंट फैक्टर और अगर नहीं है देन ₹1,20,000, इससे जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। विच एवर इज मोर, जो भी ज़्यादा है, अगर 1,20,000 ज़्यादा है तो इससे करेंगे, और अगर रिलेवेंट फैक्टर इज हायर देन उससे करेंगे। सो दैट इज दी फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है वो दिमाग में रखना है। तो व्हेन डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी, दिस इज द फॉर्मूला। व्हेन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी, तो इंजरी से जो है उसे उसकी डेथ नहीं हुई, पर उसे जो है वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, तो इसके कारण इसमें जो है सिर्फ 60% ऑफ द मंथली वेज ऑफ इंजर्ड, और इसका जो रेलेवेंट फैक्टर है, अगर रेलेवेंट फैक्टर नहीं दिया है या फिर उससे कम है तो 1,40,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच एवर इज मोर, ठीक है। एंड थर्ड, व्हेन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, तो यहाँ पर क्या है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, बट हियर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है उस व्यक्ति को, और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होने के कारण जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, देन हाउ मच amount of compensation he will get, so percentage of the loss of the earning capacity caused by that injury, तो जो भी परसेंटेज उसकी बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी की कम हुई है, वो परसेंटेज जो है उसे मिल जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज जो है वो क्वेश्चंस में दिया रहता है, तो यहाँ पर बेसिकली वो परसेंटेज डिसाइड किया जाता है बाय द अथॉरिटी ओनली। फोर्थ, व्हेन टेम्पररी डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, इंजरी के कारण जो है वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी डिसेबलमेंट हुई है, देन हाफ मंथली पेमेंट इक्विवेलेंस टू 25% ऑफ द मंथली वेजेस, इसका मतलब हाफ मंथली पेमेंट जो है उसे सपोज 25,000 है, उसकी हाफ मंथली पेमेंट 12,500 हो गई, इस 12,500 का बेसिकली 25% जो है वो मंथली वेजेस के तौर पर जो है उसे मिलेगा। सो दिस इज ऑल द थिंग। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ द एम्प्लॉय डाइज, अगर एम्प्लॉय की मौत हो जाती है ड्यू टू इंजरी, द एम्प्लॉयर मस्ट अलॉन्ग विद द कंपनसेशन मेंशन डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹5,000 विद द कमिश्नर, जो कमिश्नर के पास जो है उसे 5,000 रुपये जमा करने होंगे। कब? जब एम्प्लॉयर जो है वो उस इंजरी के कारण जो है मर जाता है, केस ए में, ठीक है। पहले केस में जब इंजरी के कारण एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो एम्प्लॉयर को जो है फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 रुपीज़ के आसपास उसे देने पड़ते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग इज दैट आर्मी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, कोई भी कंपनसेशन एक्ट में आर्मी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आर्मी की भी डेथ होती है, आर्मी में अगर कोई जवान शहीद हो गया तो आर्मी की अलग से जो है वो कंपनसेशन फॉर्मूला चलती है, उनका अलग कंपनसेशन लॉज हैं, तो इसलिए ये कंपनसेशन एक्ट आर्मी वाले लोग के लिए लागू नहीं होता है। सो यहाँ पर बेसिकली मैं लिख देता हूँ, मे बी यहाँ पर मिस हो गया होगा, यस हियर, सो एग्रीकल्चरल वर्कर्स, एंड यहाँ पर नोट में एक्सक्लूडिंग आर्मी पर्सनल, एक्सक्लूडिंग आर्मी पर्सनल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कंपेंसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर द डिफॉल्ट। तो अगर ड्यू है कंपेंसेशन, तो वो कंपेंसेशन ड्यू है तो भाई क्यों ड्यू है, और ड्यू है तो भाई पेनल्टी भरनी होगी, तो कितनी पेनल्टी होगी। सो कंपेंसेशन मस्ट बी पेड एज सून एज इट बिकम ड्यू, तो जैसी कंपेंसेशन जो है वो ड्यू होता है आपको पे कर देना है। इफ लाइबिलिटी इज पार्शली एक्सेप्टेड, द एम्प्लॉयर मस्ट मेक ए प्रोविजनल पेमेंट अकॉर्डिंगली। इफ अनपेड विद इन 1 month द कमिश्नर में, तो लाइबिलिटी अगर पार्शली एक्सेप्ट नहीं, पार्शली अगर कुछ डिसेबलमेंट हुई है
तो एम्प्लॉयर को फटाक से क्या करना होगा, ही मस्ट हैव टू मेक्स ए प्रोविजनल पेमेंट अकॉर्डिंगली, यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से जो पेमेंट बन रहा है वो पेमेंट उसे जो है वो करनी पड़ेगी। इफ अनपेड विद इन 1 मंथ, अगर 1 महीने के भीतर जो उसने पेमेंट नहीं की, देन कमिश्नर दे मे इम्पोज 12% इंटरेस्ट और हायर, कोई भी लगा सकते हैं 12% इंटरेस्ट, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा नोटिफाई करे तो ज़्यादा लगाया जा सकता है। एंड इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू, 50% अमाउंट, जितना भी अमाउंट ड्यू है उसका 50% तक एम्प्लॉइज बेसिकली कमिश्नर जो है वो पेनल्टी लगा सकता है। इफ़ द डिले इज़ विदाउट वैलिड रीज़न, तो वैलिड रीज़न होना चाहिए उसके लिए, अगर नहीं है देन ही कैन बी फाइन 50% आफ्टर गिविंग एम्प्लॉयर ए चांस टू एक्सप्लेन। ऑल्दो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को चांस मिलेगा, उसे अपनी बात रखने का चांस मिलेगा, बट अगर उसकी बात में दम नहीं रहा, सो दैट टाइम ही हैज़ टू पे दी 50% अमाउंट एक्स्ट्रा। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? तो पहली बात, एम्प्लॉइज की डेथ होने के बाद कंपेंसेशन मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर फर्स्ट। डिपेंडेंट्स को पहले नहीं देना है, पहले किसे देना है? कमिश्नर। कमिश्नर को जो है वो पहले उस अमाउंट को देना है, ठीक है। अप्लाइज ओनली टू वुमेन और लीगली केपेबल बेनिफिशियरीज, अप्लाइज ऑल्सो टू वुमेन, तो वुमेन के लिए भी अप्लाइज है और लीगल इनकेपेबल बेनिफिशियरीज के लिए भी ये अप्लाइड है। डायरेक्ट पेमेंट बाय वर्कर्स आर नॉट वैलिड, वर्कर्स के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर को बेसिकली एक एम्प्लॉयर मे गिव एडवांस अप टू 3 मंथ वेज टू डिपेंडेंट्स। मे गिव मतलब जरूरी नहीं है, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 3 मंथ का जो वेज है, 3 महीने का जो वेतन है, वो एज ए एडवांस के तौर पर जो है वो डिपेंडेंट्स को दे सकते हैं, विच इज लेटर एडजस्टेड बाय द कमिश्नर फ्रॉम द टोटल कंपेंसेशन पेएबल। बाद में जाके वो एडजस्ट हो जाता है फ्रॉम द टोटल कंपेंसेशन पेएबल, यानी कि अगर कमिश्नर को उसने जो है वो 1 मंथ की जो है कुछ पैसे देकर रखे हैं, तो वो पैसे जो है बेसिकली कंपेंसेशन में एडजस्ट होकर जो है उसे वापस मिल जाएगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट नोटिस एंड क्लेम्स, तो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर ए कंपेंसेशन क्लेम टू ए कमिश्नर। पहली, नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट मस्ट बी गिवन एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट देना है, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया है उसका, वो चीज़ जो है वो देनी है। अब वो टेम्पररी है नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये सूचना पहले जो है वो कमिश्नर को देनी जरूरी है। एंड क्लेम मस्ट बी फाइल्ड विद इन 2 years ऑफ द एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट या डेथ हो जाने के बाद 2 साल तक जो है उसे कंपेंसेशन फाइल जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज उसे जो है वो लायबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो दिस आर दी नोटिस एंड क्लेम्स ऑफ द बेसिकली फॉर द एम्प्लॉयर, फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉयर कंपेंसेशन एक्ट 1923। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ऑल्दो मैंने ऑलरेडी से बता चुका है। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कम क्वेश्चंस आते हैं उससे, बट एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 इट इज द इम्पॉर्टेंट, or we can say important for the exam perspective, ठीक है। So I hope you guys enjoyed this session, and in the next class we will be doing with the ESI Act. ESI Act will be our last act of the social security, इसके बाद social security जो है वो खत्म हो जाएगा। So thank you for watching this, have a nice day.